1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक कॉन्टेस्ट चलाया जिसने आखिर में 5 लोगों की जान ले ली। इस कॉन्टेस्ट का नाम था नंबर फीवर और इसका आइडिया बहुत सिंपल था। हर शाम न्यूज पर एक विनिंग नंबर रिवील किया जाता था। जैसे कल का विनिंग नंबर 37 है और अगर आपके पास उस नंबर वाला पेप्सी बॉटल कैप होता तो आप 1 मिलियन पैसों जीत जाते। 1992 में एक एवरेज फिलिपिनो के लिए 1 मिलियन पैसों लाइफ चेंजिंग थे, इसलिए यह कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्या आप अगले करोड़पति बनेंगे? फैमिलीज अपने घरों में पेप्सी कैप्स का स्टॉक जमा करने लगी। बहुत से लोग विनिंग कैप्स ढूंढने के लिए कचरे के डिब्बों तक की तलाशी लेते थे। पेप्सी के मुताबिक देश की आधी आबादी इस कॉन्टेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से पेप्सी ने नंबर फीवर को 5 हफ्तों के लिए और एक्सटेंड करने का फैसला किया और यहीं से चीजें बहुत बुरी तरह बिगड़ गईं। पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान पेप्सी का इस बात पर पूरा कंट्रोल था कि कितने विनर्स होंगे। वे बॉटलिंग प्लांट्स में सिर्फ 2 विनिंग कैप्स भेजने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते थे। 2 विनिंग कैप्स का मतलब था कि सिर्फ 2 विनर्स होंगे और पेप्सी अपने बजट के अंदर रहेगी। लेकिन कॉन्टेस्ट एक्सटेंड होने के बाद कुछ गड़बड़ हो गई। कंप्यूटर प्रोग्राम ग्लिच कर गया जिसकी वजह से कुछ नंबर्स मिक्सअप हो गए। 25 मई 1992 को शाम 6 बजे चैनल 2 इवनिंग न्यूज ने विनिंग नंबर 349 अनाउंस किया। जहां सिर्फ 2 विनर्स होने चाहिए थे, वहां लाखों फिलिपिनो मजने मनाने लगे। दरअसल 349 को पहले से ही एक नॉन विनिंग नंबर की तरह रखा गया था और इसी वजह से बॉटलिंग प्लांट्स ने उस नंबर को जितना मन चाहा उतना प्रिंट किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि फिलीपींस में 6 लाख से ज्यादा 349 वाले कैप्स सर्कुलेशन में थे। 349 इतना कॉमन कैप था कि कई लोगों के पास एक से ज्यादा थे। उस रात सड़कों पर जश्न का माहौल था। सब अमीर हो चुके थे और अब उन्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सैकड़ों लोग अपने विनिंग कैप्स लेकर पेप्सी फैक्ट्री की तरफ भागे। जल्द ही फैक्ट्री को बंद करना पड़ा और पुलिस बुलानी पड़ी। कंपनी को समझ आ गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पेप्सी के एग्जीक्यूटिव्स ने आधी रात को मीटिंग की ताकि कोई सोल्यूशन निकाल सकें। हर विनिंग कैप को ऑनर करने में उन्हें अरबों डॉलर का खर्च आता, इसलिए उन्होंने सारा दोष कंप्यूटर पर डाल दिया और हर विनिंग कैप के बदले सिर्फ 500 पैसों ऑफर किए। अब 500 पैसों सिर्फ $8 के बराबर थे, जो ओरिजिनल प्राइस का सिर्फ 0.05% था। हालांकि कुछ लोगों ने यह ऑफर मान लिया, लेकिन ज्यादातर लोग मना कर गए और भी गुस्सा हो गए। उन्हें किसी कंप्यूटर एरर से कोई मतलब नहीं था। उनकी नजर में पेप्सी एक $multi-billion कॉर्पोरेशन थी और उसे पूरा प्राइज अमाउंट देना ही चाहिए था। लेकिन पेप्सी टस से मस नहीं हुई और हिंसक प्रोटेस्ट और दंगे भड़क उठे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। 349 विनर्स ने पेप्सी फैक्ट्रीज पर हमला कर दिया, खिड़कियों में मोलोटॉव कॉकटेल फेंके और वहां से गुजरने वाले पेप्सी ट्रक्स पर बमबारी की। अगले 1 साल तक गुस्साई भीड़ ने पेप्सी से लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइज तरीका अपनाया। कोalition 349 विनर्स का एक ग्रुप था जिसने कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया। उन्होंने डेल फिएरो नाम के एक लोकल प्रीचर को अपना लीडर चुना। उन्होंने पेप्सी पर $400 मिलियन का मुकदमा करने के लिए 8,000 से ज्यादा विनर्स को इकट्ठा किया। ये बवाल 1993 तक चलता रहा, जिसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। पुराने न्यूज़पेपर हेडलाइंस से ये बात सामने आई कि शायद पेप्सी खुद अपने ट्रक्स को बम से उड़ाने के लिए जिम्मेदार थी। ये हेडलाइंस एक पुलिस ऑफिसर की गवाही पर बेस्ड थीं। उसने आरोप लगाया कि कोalition 349 को आतंकवादी दिखाने और कोर्ट में उनकी पोजीशन खराब करने के लिए पेप्सी ने भाड़े के गुंडे हायर किए थे ताकि वे दंगों में घुसकर तबाही मचा सकें। और भी कई गवाहियां सामने आईं जिनमें लोगों ने दावा किया कि पेप्सी ने उन्हें गड़बड़ फैलाने के लिए पैसे दिए थे। पेप्सी के वकील ने इन आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया और बात वहीं खत्म हो गई। 1993 में कोर्ट ने आखिरकार 9 पेप्सी एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ये कोalition 349 के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन बदकिस्मती से ये उनकी इकलौती जीत साबित हुई। आने वाले महीनों में लगभग सभी सिविल और क्रिमिनल केस कोर्ट से खारिज कर दिए गए। 2006 में कोर्ट ने बचे हुए सभी मामलों को ये कहते हुए बंद कर दिया कि नंबर फीवर डिजास्टर में पेप्सी की कोई लापरवाही नहीं थी। जब सब कुछ खत्म हुआ तो पेप्सी को सिर्फ 1,50,000 पैसों का एक छोटा सा जुर्माना देना पड़ा। कई फिलिपीनी जो इस दौर से गुजरे हैं, वे आज भी डरे हुए हैं। आज भी कुछ ग्रुप्स के बीच पेप्सी शब्द का जिक्र करना भी बुरा माना जाता है। जब हाल ही में पेप्सी से इस बारे में रिस्पॉन्स मांगा गया तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। ये घटनाएं लगभग 30 साल पहले हुई थीं और अब इस प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी एग्जीक्यूटिव पेप्सिको में नहीं है। हमारी गलती की वजह से फिलीपींस के लोगों को जो भी दर्द और दुख झेलना पड़ा, हमें उसका गहरा अफसोस है।